तक आरएसएस का सवाल है, मैं ये कभी नहीं मानता हूँ कि आरएसएस की ताकत बीजेपी के मुकाबले में कम हुई है। आरएसएस अपनी ताकत बनाकर रखता है, वो सिर्फ बोलता नहीं है, बात अलग है। लेकिन एक बहुत स्ट्रांग एंटी मोदी और एंटी शाह सेंटिमेंट आरएसएस के एक बहुत बड़े तबके में है। पूरे आरएसएस में है ऐसा मैं नहीं मानता, लेकिन आरएसएस के एक बहुत तबके में है। और विवेक सर, माफी मैं आपसे सहमति जताऊंगा, यही बीजेपी में है। बीजेपी में बहुत लोग मन जी महसूस कर काम कर रहे हैं, बड़े बड़े लोग, जी लेकिन बोल जी कोई कुछ नहीं पा रहा है, एक्शन होता कुछ नहीं दिख रहा है। तो इस कारण जी संदेह ज्यादा पैदा होते हैं, इसलिए मैंने जी। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, आरएसएस बिल्कुल नहीं चाहेगा कि 2029 में मोदी जी फिर एक बार प्रधानमंत्री बने, और उस तरह की बातें आरएसएस के अंदर चल रही है। और आरएसएस के लोगों से बात करते हुए ये बात सामने आती है कि जो एक पावरफुल सेक्शन है, जो सबसे वरिष्ठ आरएसएस के नेता है, उनके बीच में जो विचार चल रहा है वो ये है कि 2029 में बदलाव हो और मोदी जी नहीं रहे, क्योंकि मोदी शाह की जो राजनीति है, जो बीजेपी को आरएसएस को बीजेपी का एक सेकंड फिडल बनाने पर तुली हुई है पहले से ही, उसको वो दूर करना चाहते हैं। और व्यक्ति केंद्रीय जो एक राजनीति बनी हुई है आरएसएस की, एक पर्सनैलिटी कल्ट वाली बीजेपी की, उसको वो दूर करना चाहता है आरएसएस। इसलिए वो मोदी और शाह के इस राजनीति से ऊब गए हैं, और वो चाहते हैं कि उसमें बदलाव हो, क्योंकि वो किसी एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाना ये आरएसएस का प्रोजेक्ट नहीं है, कभी भी नहीं था। वो हमेशा ही उनके लिए देश केंद्र स्थान में रहा है, और देश से ऊपर कोई आदमी उसका बोलबाला हो जाए तो वो आरएसएस के लिए बहुत एक डेंजरस सिग्नल वो मानते हैं। इसलिए वो मोदी शाह की जो राजनीति है उससे देश को दूर ले जाना चाहते हैं, और आरएसएस को और संघ परिवार को दूर ले जाना चाहते हैं, और 2029 में बदलाव चाहते हैं। पहली बात ये। जहां तक डिलिमिटेशन का सवाल है, मुझे, और जातिगत जनगणना का सवाल है, इसका प्रेशर इतना राहुल गांधी ने बनाया था कि आखिरकार आरएसएस को भी ये कहना पड़ा कि कास्ट सेंसस होना चाहिए, लेकिन उसका इस्तेमाल पॉलिटिक्स के लिए ना हो, बेनिफिट्स देने के लिए हो, ये आरएसएस ने कहा। अब पॉलिटिकली न हो का मतलब क्या है, ये बहुत ये समझना, डिकोड करना बहुत जरूरी है। मैं समझता हूँ पॉलिटिकली न हो का मतलब ये है कि जो ब्राह्मणवाद है उसको चैलेंज कभी ना मिले। मतलब जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, जो आरएसएस को लानी है इस देश पे लादनी है, फिर एक बार उसी तरह का भारत जो मनुस्मृति में जिसका एक तरह से डिपिक्शन है, उसी तरह का भारत फिर एक बार आरएसएस को सामने लाना है। और वो जो आरएसएस का ड्रीम है, वो जो सपना है, उस सपने में खलल न पड़े जातिगत जनगणना के माध्यम से। ये आरएसएस की कोशिश रहेगी। ब्राह्मण सबसे ऊपर, बाद में क्षत्रिय, बाद में वैश्य और शूद्र, ये जो एक हायरार्किकल सोसाइटी का मनुस्मृति का दिया हुआ पैमाना है, वही पैमाना फिर एक बार रीएस्टेब्लिश आरएसएस करना चाहती है। इसलिए जातिगत जनगणना का जो उपयोग है वो पॉलिटिक्स के लिए ना हो। इसका मतलब ऐसा ना हो कि जो तथाकथित निचले स्तर के लोग हैं, जो समाज है, वो ऊपर चले जाए, और जो तथाकथित ऊपरी स्तर पर इस देश में सदियों से रहते आए समाज है, वो नीचे चले जाए। इस तरह का कोई बदलाव ना हो, ये आरएसएस चाहता है। इसलिए बेनिफिट्स तो आप दे दो, ओबीसी को पद दे दो, ओबीसी को आप मंत्री बनाओ, जरूरत पड़े तो प्रधानमंत्री भी बनाओ, लेकिन पूरा जो तंत्र जो है वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के हाथ में ही रहे, यानी आरएसएस के हाथ में ही बना रहे। ये आरएसएस की कोशिश रहेगी। तो पॉलिटिकली वो नहीं चाहते हैं कि कास्ट सेंसस किसी भी तरह से उस मनुवादी व्यवस्था को रिवर्स कर दे। तो बेनिफिट्स देने के पक्ष में, बेनिफिट्स तो देने ही पड़ेंगे, मतलब उतना तो करना ही, वो भी देना नहीं चाहते, वो भी रिजर्वेशन के खिलाफ है ही मन से, लेकिन वो तो कम से कम देने पड़ेंगे। आप रिजर्वेशन भी नहीं देंगे और पॉलिटिकली भी उन समाजों को हमेशा ही नीचे रखेंगे, दबा के रखेंगे, ऐसा तो चल नहीं सकता। तो कुछ आपको उनको एक बेनिफिट्स देकर उनको खुश रखना, उनको चुप कराना, कम से कम इतना तो एक कर ही सकते हैं। ये अंदर की स्ट्रेटेजी कास्ट सेंसस को अलाउ करने के पीछे की, ऐसा मैं समझता हूँ। और डिलिमिटेशन अगर 2029 से पहले होता है, जिसके चांसेस है, क्योंकि डिजिटली होगा, जैसा अभी पुष्पेन जी ने कहा, डिजिटली होगा तो बहुत जल्दी होगा, पूरी प्रोसेस जल्दी खत्म होगी, और उसके बाद डिलिमिटेशन होगा। स्टालिन ने ये कहा ही है कि ये पूरा एक्सरसाइज जो है
साउथ को उन्होंने पहले ही स्टेटमेंट दे दिया कि साउथ को उनकी सीटें कम कराने की दृष्टि से उसका डिसएडवांटेज साउथ को है, और इसलिए उन्होंने पहले से ही इसके खिलाफ एक बात करना अभी शुरू कर दी है। तो ये कैसे, इस समस्या से कैसे जूझे कि भाई अगर साउथ पूरी तरह से नाराज हो जाता है डिलिमिटेशन के प्रोसेस में, तो उसके साथ कैसे डील किया जाए, ये मुझे लगता है इसका फिलहाल तो कोई सोल्यूशन न बीजेपी के पास है न आरएसएस के पास। ये बहुत मुश्किल सवाल उनके लिए है। कास्ट सेंसस से तो उसके साथ डील कर पाएंगे, उसके साथ डील कर लेंगे, लेकिन डिलिमिटेशन में साउथ को जो डिसएडवांटेज है उसको कैसे, उसकी नाराजगी कैसे दूर करें और साउथ को किस तरह से प्लेकेट कर सकते हैं, ये बहुत बड़ी समस्या है जिसका हल न बीजेपी के पास है, न आरएसएस के पास है, न ही किसी पार्टी के पास है। आप किसी दूसरे पार्टी के एंगल से भी सोचिए कि अगर वो पार्टी पावर में होती, कांग्रेस पावर में होती और ये सेंसस के बाद डिलिमिटेशन का सवाल उठता, तो कांग्रेस भी किस तरह से इस सवाल से डील करती। तो ये बहुत पेचीदा सवाल है और दुर्भाग्य से ऐसा है कि बीजेपी सत्ता में है तो उनको इससे डील करना पड़ेगा और इसके जो भी दुष्परिणाम है या वो बीजेपी को झेलने पड़ेंगे। तो साउथ का जो एक हर तरह से साउथ अपने आप को असर्ट कर रहा है और नॉर्थ से अपने आप को अलग देख रहा है, उस प्रक्रिया को अगर कहीं ये एग्जैसरबेट करता है, उस प्रक्रिया को मोदी जी हम और आगे बढ़ाता है। एक लाइन में सर कि मोदी जी बुरी तरह उलझ गए, फंस गए, उनका पूरे का पूरा जो कुनबा है वो इस मामले में उलझ गया, फंस गया। कोशिश उन्होंने जो इसको उठा लिया और हम इससे लाभ ले लेंगे, लाभ की जगह इसके जो कुछ ज्यादा हानि होने के जो और एक मुद्दा है, डिलिमिटेशन अगर आप करते हैं तो आपको विमेंस रिजर्वेशन भी उसी समय करना है। ऐसा एक्ट है कि डिलिमिटेशन के साथ विमेंस रिजर्वेशन भी इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने डिलिमिटेशन कर दिया और विमेंस रिजर्वेशन को आगे बढ़ा दिया, तो वो भी आपको 2029 से ही पहले करना पड़ेगा, जो बीजेपी के ओरिजिनल प्लान का हिस्सा नहीं है। विमेंस रिजर्वेशन 2029 पे वो जहां तक हमने जानकारी ली है वो 2029 से पहले नहीं कराना चाहते, वो उसके बाद ही होगा। नेक्स्ट जो इलेक्शन होगा उसी में उसका शायद रिफ्लेक्शन हमको दिखेगा। तो डिलिमिटेशन करना, उसके साथ साथ कानूनी तौर पर आपको विमेंस रिजर्वेशन भी इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ये इतने पेचीदे मुद्दे हैं कि इसके साथ किस तरह से डील करेंगे, ये मुझे लगता है न सिर्फ बीजेपी के सामने सवाल है पर आरएसएस के सामने भी है। तो इससे ये किस तरह से अपने आप को इस उलझन से बाहर लाने की कोशिश करते हैं, ये देखना होगा। दरअसल भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, क्या सामाजिक सशक्तिकरण की राजनीति के लिए जाने जाते हैं? क्या इनकी राजनीति समाज में पिछड़े, दलित, वंचित समाज को आगे लाने की कोशिश है? इन्होंने इस देश के इतिहास के किसी भी दौर में अपने स्थापना काल से समाज के इस वर्ग को आगे लाने की कभी कोशिश की? कोई आंदोलन खड़ा किया? वैचारिक स्तर पर क्या इन्होंने कभी इसका समर्थन किया? आप दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्म मानववाद पढ़ लीजिए और चाहे सावरकर साहब के कथनों को याद कर लीजिए और चाहे गुरुजी की बातों को याद कर लीजिए, किसी ने सामाजिक सशक्तिकरण या सामाजिक न्याय शब्द का नाम तक नहीं लिया। वो वर्ण व्यवस्था के पक्षधर रहे। उन्होंने मनुस्मृति का समर्थन किया, भारतीय संविधान का उन्होंने विरोध किया था जब इस संविधान अडॉप्ट किया गया कि इसमें भारतीय क्या है, इसमें मनुस्मृति कहाँ है, मनुस्मृति के प्रावधान इसमें कहाँ है, यह बात कही गई थी। और कोई किसी ने चोरी छुप के नहीं कहा था, पूरे हल्ला गुल्ला के साथ कहा था, विरोध के साथ कहा था, अपनी बात कहते उन्होंने दावे किए थे। तो कोई सामाजिक सशक्तिकरण या सामाजिक न्याय यह भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मूल विचारधारा नहीं है। अगर वो जातीय जनगणना की बात आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है तो निश्चित रूप से किसी न किसी राजनीतिक कारणों से कर रही है। और अगर आप अपने स्वभाव के विपरीत कोई काम करते हैं, किसी मजबूरी में आपको निर्णय लेना पड़ता है, तो उसके नफे नुकसान तो आपको उठाने पड़ेंगे। जातीय जनगणना और उसको जनगणना के साथ जोड़ देना भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से जो विपक्ष का, खासतौर से कांग्रेस का या सामाजिक आंदोलन की राजनीति करने वाले दलों का राष्ट्रीय पैमाने पर कांग्रेस के एजेंडे को छीनने की कोशिश की है। आप एजेंडे को केवल वक्तव्यों से नहीं छीन सकते, आप स्वाभाविक रूप से उस रास्ते पर नहीं चल सकते हैं जिस रास्ते पे आप कभी चले ना हो और जिस पे आप चलना भी नहीं चाहते। भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी यह है कि उसको उस रास्ते पे चलने के लिए मजबूर होना पड़ा जिस रास्ते का वो नाम नहीं लेना चाहती थी।
यस, नक्शे पर उस रास्ते को स्वीकार करने के लिए नहीं तैयार थी कि ऐसा भी कोई नक्शा है, ऐसा भी कोई रास्ता है। वो विवश हो गई। अब जब उसको यह इस राजनीतिक व्यवस्था के कारण जब वो चलेगी तो निश्चित रूप से उसका नुकसान होगा। अपने अपने मतदाताओं को क्या उसने सामाजिक न्याय के आधार पर तैयार किया है, हिंदुत्व के आधार पर तैयार किया है, हिंदू राष्ट्र का सपना लोगों को दिखाया है। और जब उनका मतदाता हिंदू राष्ट्र के सपने के साथ आगे बढ़ा है तो वह यह सामाजिक न्याय की राजनीति को क्यों स्वीकार कर लेगा? वो तो अपना वर्चस्व देख रहा था उसमें। वो तो उनका मतदाता आरक्षण का विरोध करता था, करता रहा है कि साहब जब आप आरक्षण देते हैं तो योग्यता के साथ आप समझौता करते हैं। ये बाकायदे लोग तर्क देते रहे हैं। देते। तो आपने कैसे ऐसे एक वैचारिकी तैयार की, एक ऐसा सामाजिक राजनीतिक माहौल तैयार किया, उसके विपरीत रास्ते पे आपको चलने के लिए बाध्य होना पड़ा। तो स्वाभाविक सी बात है कि यह एक स्वाभाविक स्थिति भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं है। अब उनको ये निर्णय लेने पड़ेंगे। उन्होंने अब जाति जनगणना कराने की घोषणा की। जाति जनगणना कराने की घोषणा क्या वो स्वाभाविक निर्णय था? वो भी बिहार के चुनाव की राजनीति के मद्देनजर किया गया कि जो कांग्रेस या महागठबंधन के लोग जिस जाति जनगणना की बात कर रहे हैं वो तो बात कर रहे हैं, हम करके दिखा दे रहे हैं। उन्होंने उस बात को कहने की कोशिश की, लेकिन वो क्या उसको स्वीकार कर पाएंगे? और अगर वो स्वीकार करते हुए आगे बढ़ेंगे तो क्या उनका मतदाता उनके साथ रह पाएगा? जो शाखा में जाकर के जिन राजनीतिक समर्थकों को उन्होंने तैयार किया है वो समर्थक उनके साथ बना रह पाएगा क्या इसी लक्ष्य के साथ तो आरएसएस या बीजेपी के साथ शामिल हुआ था? उसका ये लक्ष्य तो कभी नहीं था। उसने अपने स्थापना काल से लेकर के आज तक समाज के वंचित लोगों को, जिनको वर्ण व्यवस्था में सबसे नीचे दर्जे में लोग आते हैं, उनको मुख्य धारा में लाने की भी कोशिश की क्या? न की और न कभी समर्थन किया, न वैचारिक स्तर पर सोचा। अब आपको उनको लेके आना पड़ेगा। तो वह लोग जो अब तक आपके हाथों से वंचित रहे हैं, आपके हाथों से उपेक्षा के शिकार रहे हैं, वह तो आपके साथ आने से रहे, और जिनको आप अपने साथ ले आए हैं वह इस नारे के साथ आपसे दूर होते चले जाएंगे। प्रतिबद्ध लोग होंगे, निश्चित रूप से होंगे, जो संघ कुछ भी करे वो उनके साथ रहेंगे। लेकिन जो लोग हिंदुत्व के नाम पर, हिंदू राष्ट्र के नाम पर बीजेपी के साथ आए या संघ के साथ जुड़ने की कोशिश की, उनका क्या होगा? क्या करेंगे? व्यवस्था बीजेपी की है। दूसरी चीज, मैं उत्तरी भारत और दक्षिण भारत के संघर्ष को बीजेपी के सामने कोई चुनौती नहीं मानता, क्योंकि बीजेपी ने कब चिंता की दक्षिण की? उसको अपने राजनीतिक हित देखने हैं। वह राजनीतिक हित देखती है हिंदी बेल्ट में। हिंदी बेल्ट में भी कुछ राज्यों को जिनमें उसने अपनी पैठ बना रखी है। मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है, गुजरात है। इन राज्यों के बीच में वो अपना राजस्थान है, इसमें अपनी स्थिति वो देखती है कि वहां उसकी स्थिति मजबूत हो। वो बंगाल में भी अपनी स्थिति बहुत मजबूत स्थिति नहीं देखती। वह उस रास्ते पर या वह माहौल नहीं बना पाई जिस रास्ते पे चलते हुए वो गुजरात को गुजरात बना ली, या गुजरात उसने अपनी एक पैठ बना ली। क्या गुजरात में कोई तरक्की हो गई है क्या? एक बड़ा बहुत ही स्वर्णिम वर्तमान बन गया लोगों का, बड़ी खुशहाली है। मॉडल जो कहते हैं वो सब उसकी सचमुच क्या है वो वहां के लोग बता देते हैं, बताने लगे, सबके सामने है। वो क्या एक पोलराइजेशन की स्थिति बनाई उन्होंने, और एक अभी भी बनी हुई है। उसमें कितना सेध लगा पाएंगे विपक्षी दल? वो विपक्षी दलों की एकता भी कई बार उसमें उनको सहयोग करती रही है। खैर, ये अलग का सवाल है। तो वह कोई दक्षिण भारत के राज्यों में पनप रही नाराजगी उनके लिए कोई राजनीतिक व्यवस्था हो जाएगी, मैं नहीं मानता इसको। भारतीय जनता पार्टी इस तरह की चिंतन को बहुत स्वीकार नहीं किया। अगर उसको राजनीतिक लाभ मिलेगा और अपनी राजनीतिक लाभ उसकी प्रथम प्राथमिकता होगी। वह संसद भवन में बढ़ी हुई सीटों की संख्या के आधार पर एक नया संसद भवन तैयार करने के पीछे उसको स्वीकार करना है बीजेपी का कि ठीक है, कुछ भी स्थिति आएगी हम उसको स्वीकार करेंगे। तो जो यह उनके रास्ते में कोई बहुत बड़ा रोड़ा बनेगा, मुझे ऐसा लगता नहीं। हाँ, ये जरूर है कि जो नुकसान होगा साउथ में, उसकी चिंता भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक तौर पर करती नहीं, क्योंकि उसकी वो भरपाई उत्तर भारत में करने की स्थिति में अपने आप को पाएगी। उत्तर भारत में उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी एक अलग का सवाल है, तो वह बड़ी चुनौती नहीं होगी। लेकिन जैसे ये महिला आरक्षण का सवाल है, महिला आरक्षण इतना सामान्य विषय नहीं है। अगर महिला आरक्षण से भारतीय जनता पार्टी को इतना ही राजनीतिक लाभ मिलना होता तो वह 10 साल के लिए नहीं टालती, वो तत्काल उसको लागू कर देते कि देखिए मैंने लागू कर दिया।
वह उनको पता है कि इसके क्या रिपरक्शन होने हैं, क्योंकि क्या महिलाओं को यह संघ कितना प्राथमिकता देता है, कितना बढ़ावा उसने दिया, अपने नीति निर्णय की प्रक्रिया में कितनी महिलाओं को शामिल किया। इक्का दुक्का भारतीय जनता पार्टी ने कितने महिलाओं को प्रोत्साहित किया, इक्का दुक्का उदाहरण है जब किसी महिला को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, उमा भारती जैसे लोगों को अगर आप अपवाद रूप छोड़ दीजिए तो कहां पे उन्होंने इतनी जगह दी। तो अब आज तक कोई महिला, हमारे ख्याल से जहां तक मुझे याद आ रहा है, कोई महिला प्रधान भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष तक नहीं बनी है। तो ये ऐसा नहीं था कि बहुत प्रोत्साहित करते हो, बहुत आगे बढ़ाते रहे, वह उनके लिए एक समस्या बनेगी कि आखिर इस निर्णय को कैसे बढ़ाए। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्वाभाविक राजनीति, अपने स्वाभाविक चिंतन, अपने स्वाभाविक उद्देश्य से हट करके राजनीतिक व्यवस्था के साथ जो निर्णय ली है, निश्चित रूप से उसको लागू करने में उनसे ढेर सारी समस्याएं उसके रास्ते में आएंगी। नरेंद्र मोदी, अमित शाह और भागवत जी में कोई अंतर आप पाते हैं क्या? मुझे तो कोई अंतर नहीं दिखाई पड़ता। अंतर सिर्फ इतना है कि इसके पास कोई शक्ति नहीं है, यही बकवास कर सकता है। उनके पास ताकत है, उनके पास एक भीड़ है। जैसे आरसीबी वाला जो भीड़ आया, जैसे महाकुंभ में भीड़ आती है, वही भीड़ उनके पास है। और जो विवेक भाई कह रहे थे कि वो देश पहले, देश उनके लिए पहले नहीं है, उनके लिए पहले है अहंकार, श्रेष्ठतावाद, मैं श्रेष्ठ। नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई नहीं बोल सकता, सब नरेंद्र मोदी है। भागवत के खिलाफ कोई नहीं बोलता, सब भागवत है। जब तक चाहे भागवत जी वहीं बैठे रहे। तो इसको श्रेष्ठतावाद कहते हैं और ढोंग कहते हैं, इसको अहंकार कहते हैं। अहंकार ही उनका है। दक्षिण भारत उत्तर भारत की बात जो कर रहे थे, वो सबसे उनको प्रेम है। केवल ये कि उनका चरण कौन धोता है। जो चरण धोएगा, चरण पूजेगा, वो उनका है, जो नहीं पूजेगा वो उनका नहीं है। सीधा सीधा उनका सिद्धांत। आप याद कीजिए, एक और उदाहरण दूं कि एक यूपी का एक बाबा जो है, जो प्रवचन देता है, बाबा बन गया। 123 महिलाएं, बच्चे उसके पैर छूने के दौरान मर गए। वो बाबा जो है बीजेपी का झंडा लगा लिया और बरी हो गया। सारी FIR से उसका नाम बाहर चला गया। ये क्या, यही RSS है। उसको केवल चाहिए एक ऐसा ढोंगी जो उसके लिए वो जो ढोंग है मनुस्मृति वाला, वो खड़ा कर सके। वो महिला खड़ा करती है तो वो भी चलेगी, वो दलित खड़ा करता है वो भी चलेगा। उसको किसी से परहेज नहीं है, केवल ढोंग करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। वो चाहे डॉक्टर मोहन यादव हो, चाहे बिहार में वो सम्राट चौधरी हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य हो, चाहे वो कोई हो, जो ढोंग करेगा वो हमारा नेता है। उसको हम मानते हैं, उसको हम आगे बढ़ाएंगे, उनको जगह देंगे। अब दूसरी बात है कि क्या देश भी ढोंग चाहता है? तो देश ढोंग तो चाहता है। हर देश में ढेर सारे ढोंगी भरे पड़े हैं, ढोंगियों का कब्जा है। संख्या में, जनसंख्या में वही ज्यादा है। और RCB वाला जो मैच, जो भीड़ लगी, उसमें भी आपको नजर आएगा कि विवेक बुद्धि कहाँ छोड़ा भाई। अभी सब आ रहा है ना कि 35,000 को वहां बिठाया जा सकता था, 3 लाख आ गए। किसी जगह पे 3 लाख आएंगे तो दिखाई नहीं पड़ेगा। अभी आ रहा है कि वो जो है इसलिए हुआ कि पुलिस से परमिशन नहीं ली थी। अरे तो पुलिस से परमिशन नहीं ली थी तो मुख्यमंत्री या डिप्टी चीफ मिनिस्टर सब जो है वहां पे स्वागत सत्कार में कैसे लगे हुए थे। तो तमाम चीजें। अब RSS और बीजेपी में, दोनों में बेसिकली जब आप भी बोलते हैं कि मैं कमजोर हो रही है, RSS कमजोर हो रहा है, या कोई बोलते हैं बीजेपी कमजोर हो रही है, मैं नहीं मानता हूं। मैं मानता हूं ये दशानन नहीं, क्या सहस्रानन जो है, उनके 1000 मुंह है। जो जब जो मौका मिलेगा उस तरीके के दिखाई पड़ेंगे। अभी लग रहा है कि उमा भारती से फायदा है तो उमा भारती को आगे कर देंगे। अभी लगेगा कि नहीं रेखा गुप्ता से फायदा है तो रेखा गुप्ता को। इनको फायदा क्या है? ढोंग। जो जितना बड़ा ढोंगी उनका उतना बड़ा नेता। तो ये तो भुला दी। अब जाति गणना की जो बात आती है, इनको जाति गणना से लेना देना नहीं, इनको बरगलाना है। इनको केशव प्रसाद मौर्य जैसे आदमी चाहिए, डॉक्टर मोहन यादव जैसे लोग चाहिए, चिराग पासवान जैसे लोग चाहिए, कोई और मुख्तार अब्बास नकवी जैसे लोग चाहिए, शाहनवाज हुसैन जैसे लोग चाहिए। ये इसलिए चाहिए कि उसको चेहरा दिखा करके उसको लाभ दे दो, उसको गाड़ी दे दो, उसको घर दे दो, उसको तमाम सुविधाएं दे दो, बाकी को पकड़ के कूटो। बाकी जो है ये भी हमारी मुट्ठी में, तो हमको आके चरण। क्या आपको लगता है कि डॉक्टर मोहन यादव जो है भागवत के चरण नहीं छुएंगे? क्या आपको लगता है केशव प्रसाद मौर्य मोदी के चरण नहीं छुएंगे? क्या आपको लगता है कि सम्राट चौधरी सजदा में नहीं खड़ा रहेगा? ऐसा लगता है? और जाति गणना से अगर इनको लाभ हो रहा हो, दंडवत करेंगे, जो भी करेंगे वो मान लीजिए सजदा में है कि दंडवत करेंगे कि साष्टांग हो जाएंगे, जो भी करेंगे, वो उस शब्दों पे मत जाइए। अब बात आती है कि अगर जाति गणना से इनको मोहब्बत होती ना, तो नीतीश कुमार का बेड़ा गर्क नहीं करती। नीतीश कुमार का बेड़ा गर्क कर दिया।
नीतीश कुमार ने जाति गणना कराई, वहां आरक्षण के प्रतिशत बढ़ा दिए। अगर आरक्षण के बढ़े हुए प्रतिशत मान्य हो जाते तो बताइए नीतीश कुमार का इतिहास में नाम आता कि नहीं आता? निश्चित। ये मैं आपसे सवाल करता हूं। मैंने फराज शकीब साहब के लिए रखा था कि वहां बिहार में पूछूंगा, आप करिए, आप जारी रखिए, आप जारी रखिए। कुछ नहीं, अरे नहीं करना है उनको टालना है। जब तक टले, जैसे जमींदारी प्रथा का जब खात्मा हो रहा था तो जमींदार जो है वो सोच रहे थे किसी तरह जो है चीजें बच जाए, इधर नहीं उधर, गाय के नाम पे जमीन दे दी, भैंस के नाम पे जमीन दे दी, पड़ोसी के नाम पे जमीन कर दी और जमीनों को बचा लिया, इसको उसको जिसको तिसको सब दे करके बचा लिया। फिर वो राजनीति में वही जमींदार आ गए। आरएसएस बीजेपी कौन है? वो ज्यादातर वही लोग हैं फंड देने वाले लोग जो जमींदारी प्रथा से भागे हुए लोग थे, जो नियम कायदे कानून को नहीं मानने वाले। बिल्कुल ठीक। और जो अभी सुनील जी कह रहे थे सामाजिक न्याय का, मनुस्मृति का न्याय से कोई संबंध, सामाजिक न्याय तो छोड़ दीजिए, मनुस्मृति का क्या न्याय से संबंध है? मनुस्मृति का कहीं नहीं उसमें न्याय दिखाई पड़ता है आपको कि उसमें न्याय है? उसमें न्याय नहीं है, उसमें जो है चारण वंदना है। ये मालिक है, इनकी जय जयकार करो, ये जो कहे वही मानो, इनका मन करेगा दया करेंगे तो ये कुछ दे देंगे, इनका गुस्सा आ जाएगा तो आपको निपटा देंगे, यही है। अभी देखिए एक और मैं उदाहरण देता हूँ, ये कैसे घुसा हुआ हमारे भीतर। अभी एक वीडियो देख रहा था मैं जिसमें दो लड़कियां जो है वो जूठे बर्तन से कुछ अनाज जो है अपने लिए रोटी पूरी जो भी होगा वो जमा कर रही है। वो लिखता है, ये देखिए हमारे देश का बहुमत का यही सोच है, वो हिंदू हो मुसलमान हो जाति धर्म कोई मायने नहीं रखता। वो क्या लिख रहा है कि ऊपर वाले का आभार कि हमें हमें ये नौबत नहीं आई। अब ये क्या ऊपर वाले ने उसको कहा कि तुम जो है पूरी जूठा बटोरो, या ये न्याय की बात है, ये समाज की बात है। ये शोषक वर्ग और शोषित वर्ग, ये जो शोषक है जो कह रहे हैं मुझे कम से कम मुझे रोटी तो दी भगवान ने, तो ये भी शोषक है। इनको नहीं ये दिखाई पड़ रहा है कि इनके पास जो रोटी नहीं है वो हमने छीन ली है, या हमारे ऊपर जो बैठा है उसने छीन ली है। तो न्याय की परिकल्पना जो है ना, फिर वो गांधी की उस लाइन से मानता हूं कि आपकी जरूरत से ज्यादा आपके पास है तो वो चोरी किया हुआ है, दूसरे का छीना हुआ है। क्या हमारे देश में ऐसा कोई सोच आरएसएस के पास है? नहीं है। वो ढोंगी में अगर कोई सबसे बड़ा ढोंगी है तो आरएसएस के लोग हैं। और वो वाजपेयी जी के समय दिखाई नहीं पड़ता था संजीव भाई हम लोगों को, हो सकता है विवेक भाई और सुनील जी पहले देखे उनको पता चलता होगा, हमको कम से कम नहीं दिखता था। हमको लगता था कि नहीं ठीक पार्टी यार, अच्छा बोलते हैं, कांग्रेसियों से तो अच्छा, ऐसा मुझे लगता था। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने आकर के पूरा का पूरा खोल दिया, बोला बेसिकली ये जो है ना वो शोरूम के बाहर दिखाने के लिए हमने रखा है, पीछे तो गटर है, गटर से हम जिसे दिखाते हैं ना उसमें रेल में कि ये देखिए नाल, ये लेटरिन से पानी निकाल रहा है, यही चाय बना रहा है, वही है। चाय बेचने वाली लड़की सुंदर है लेकिन वो गटर वाली पानी निकाल करके चाय बेच रहा है, आपको ये ध्यान रखना होगा। यही आरएसएस है, यही बीजेपी है। तो इनसे जाति गणना को लेकर के, इनसे परिसीमन वाले किसी भी संवाद पे अगर गंभीर चिंतन करना हो तो राकेश सिन्हा जो सबसे बड़े विद्वान माने जाते हैं आरएसएस के विद्वान, मैं पिछले दिनों देख रहा था महमूदाबाद वाले प्रसंग पे, इतना घटिया आदमी बोला, हमने कहा इसको विद्वान कौन कह रहा है? ऐसे ऐसे लोग भरे हुए हैं, क्या कीजिएगा। लेकिन ये देश की विडंबना है कि बहुसंख्यक लोग वही हैं जो ढोंगी हैं, जो दूसरों को लूट करके अमीर बनना चाहते हैं और प्रवचन देते हैं मंचों पर। जैसे एक और उदाहरण लास्ट में देके खत्म, अभी जो है आरसीबी वाला जो कांड हुआ उसका बयान आया मुख्यमंत्री का, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि यहाँ मर गए लोग, हमें उसका अफसोस है और हम जवाबदेही से भाग नहीं रहे हैं, लेकिन महाकुंभ में भी तो 50-60 लोग मारे गए थे। उदाहरण यही दे रही कांग्रेस, ऐसे ही उदाहरण दे रही, बहुत सारे ये क्या तरीका भाई, उदाहरण दिए जो आपने जिस बाबा का जिक्र किया वो भी किया, वहां क्या हुआ था। तो एग्जैक्टली तो आप जो है आप भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं, तो बीजेपी ने किया तो हम भी करेंगे, कांग्रेस ने किया तो फिर बीजेपी कांग्रेस में अंतर क्या है? फिर राहुल गांधी जो जाते हैं एक सब्जी वाले से मिलते हैं, जो सब्जी वाला एक आपको याद होगा वीडियो बड़ा फेमस हुआ था कि वो टमाटर या कोई सब्जी नहीं खरीद पाया, पत्रकार ने पूछा कि भाई आपका ठेला खाली है? बोला हाँ ठेला खाली इसलिए कि मेरे पास उतने पैसे नहीं थे, महंगाई इतनी बढ़ गई, मैं नहीं खरीद पाया, और रो गया वो। अभी नाम उसका मुझे नहीं याद आ रहा, कौन क्या तो नाम था उसका। अब उससे राहुल गांधी जाकर के मिलते हैं, सब्जी मंडी जाते हैं, उस आदमी से मिलते हैं, उसको खाना खिलाते हैं, ये एक संवेदना का पक्ष है। राहुल गांधी ने नहीं रामेश्वर हाँ, तो राहुल गांधी संवेदना का ये स्तर ला रहे हैं। उनका एक चीफ मिनिस्टर जो है स्टेट का, वो कह रहा है कि बीजेपी वक्त के समय में भी तो इतने लोग मारे गए। अरे मारे गए तो तुमने क्या किया? इतने सारी घटनाएं हुई तो घटनाओं के बाद जांच आयोग बैठी, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ फलाने ने ढिमकाने ने जो रिपोर्ट दिया, उस रिपोर्ट को कहाँ रखा? ये क्यों मारे जाते हैं लोग भीड़ में? किसी का पैर छूने के लिए मारे जाते हैं, मंदिर में दर्शन करने के लिए मारे जाते हैं,
साड़ी लेने के लिए मारे जाते हैं, रैली में आते हैं मारे जाते हैं, कि क्रिकेटर को देखने के लिए मारे जाते हैं, फिल्म स्टार को देखने के लिए मारे जाते हैं। क्यों मारे जाते हैं? क्या कहीं कोई सवाल है? इसका जवाब है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इस जगह पे सारी पार्टियां एक जैसी, और ये इसलिए सारी पार्टियां एक जैसी है कि हम सब एक जैसे। यहाँ झंडूलाल तिवारी जैसे लोगों का बहुल है। वो झंडूलाल तिवारी जो है वही करेंगे जो लोग बोलते हैं, उनको विवेक से कोई लेना देना नहीं।